ओके सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो एवरीवन इज फाइन। आज हम लोग अपना सेशन जो है उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ जो क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर हम लोग बेसिक डिटेल्स तक गए थे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे इस सेशन मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों से पेपर में पूछी जा जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आ जाती है इस चीज़ की, अब बात आ जाती है अगले सेशन के अगले क्वेश्चंस की कि और कौन से क्वेश्चंस है या कॉन्सेप्ट्स है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर लेक्चर नंबर 6। ठीक, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा है, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है या आरबीसी है। तो देखिए, शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, देखो ये सारे के सारे रक्त के घटक से। थ्रोम्बोसाइट्स जिसको आप आमतौर पे प्लेटलेट्स बोलते हो, ठीक है, इसका काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्के जमाना, वो इसका काम है। ओके, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये आपका किसी भी चीज से प्रोटेक्शन का काम किसका होता है? आपके इन्हीं डब्ल्यूबीसी का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आरबीसी। आरबीसी ही आपके ऑक्सीजन कैरियर्स हैं। इनके अंदर एक कैरियर प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, आयन पाया जाता है। आयन का कौन सा रूप मिलेगा? Fe2+ मिलेगा। आप जानते हैं पेपर में ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसके अंदर आयन पाया जाता है। तो मेक श्योर आपको ये याद रहे कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तले हुए तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तारीख को अवश्य जांच लेना चाहिए। क्यों जांच लेना चाहिए? क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्या है? तो देखिए, जो भी हमारा फैट होता है ना, वो फैट क्या करता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे वो जो चीज़ है वो सड़ जाती है, और सड़ने की वजह से क्या होगा? वहां पे रेंसिडिफिकेशन हो जाता है। रेंसिडिफिकेशन का मतलब क्या है? विकृत गंधिता हो जाती है। मतलब यहाँ पे ना एक अजीब सी गंध यहाँ पे आने लगेगी, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता यहाँ पे हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन या डिक्रीज इन विस्कोसिटी, तो ये जब भी किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम उपचयन कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं काफी इंपॉर्टेंट बोलती हूँ हर एक पेपर के लिए, क्योंकि देखिए जो भी आपके ये एलिमेंट्स होते हैं ये आपके शरीर के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप विटामिन जरूर पढ़ के जाइएगा, न्यूट्रिएंट्स में जो आता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, यहीं पे आपका विटामिन डी आता है। विटामिन डी से रिलेट होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ये कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये आपका विटामिन डी से कैसे रिलेट हो रहा है? विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी होगा तो हम कैल्शियम को अच्छे से अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आप चाहे कितना मर्जी दूध पीते रहिए, आप कितना मर्जी कैल्शियम की टैबलेट्स खाते रहिए, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की विटामिन डी की कमी है ना, तो आपका बॉडी जो है वो उस आपकी बॉडी की बोन्स जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी। इस वजह से विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी एक आपका सनशाइन विटामिन है, और आप इसी विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन की तरह काम कर रहा है ना। ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए हार्मोन की तरह काम करेगा। ओके, तो हार्मोनल विटामिन हो जाता है, और ये जो हार्मोनल विटामिन होगा ये कैल्शियम का अवशोषण कराएगा। तो इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाए बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाता है, बच्चों के बड़ों के अंदर ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों ही चीजें आपके बोन और टीथ के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन और कार्बन का कोई रोल नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो आपस में किस चीज से बंधे हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर वेंडरवॉल फोर्सेस, किस चीज से बंधे हुए होते हैं? तो देखिए, जब भी आप लोगों से पूछा जाए ना कि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में किस चीज से जुड़े हुए हैं या आपस में किस चीज से बंधे हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपसे पेपर में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे ये जो आपका डीएनए है, ये डीएनए के ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड्स किस किस चीज से बने हैं? तो ये आपके डीऑक्सी राइबोज शुगर से बने हैं। डीऑक्सी
राइबोज शुगर से बने हैं और साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप से ये जुड़े हुए हैं। इनके बीच में यहाँ पे बेस पेयर्स आपको मिलेंगे। बेस पेयर कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार या नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर दो तरीके के हैं, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन। ये प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि आपके शरीर के अंदर जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडीन भी होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, और जो ग्वानिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ओके, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो आपके दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपके रिवर्स एक दूसरे के साथ इन्वर्टेडली जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका 3 डैश वाला जो थ्रेड है वो ऊपर है और 5 डैश वाला नीचे है। दूसरी तरफ इसका 3 डैश जो है ये आपका नीचे है और 5 डैश ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपके एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत समानांतर होते हैं। ठीक है, विपरीत समानांतर होते हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है क्या चीज कि भाई ये जो आपके जो एडेनिन और ग्वानिन है ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये आपके आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ओके, और नेक्स्ट चीज आ जाती है कि ये जो हमारा डीएनए होता है जब ये इस तरीके से हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पे मेजर और माइनर ग्रूव्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जो मेजर और माइनर ग्रूव्स का मतलब है कि किस तरीके से यहाँ पे छोटे और बड़े खांचे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसा एक बड़ा खांचा क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसा एक छोटा खांचा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इधर क्या है, एक बड़ा ग्रूव क्रिएट हो रहा है, इधर एक छोटा ग्रूव क्रिएट हो रहा है। तो ये माइनर और मेजर दो तरीके के ग्रूव्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसको, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम जीन कहते हैं। जैसे आपकी आंखों का कलर जो है वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होगा जो आपकी आंखों के कलर को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो कहलाएगा आपका जीन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो 2 strands ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु इज द मास्टर बिहाइंड गिविंग द सिंबल्स टू द एलिमेंट्स? मतलब आज हम लोग अपने तत्वों को अलग अलग एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया H, हीलियम हो गया He, बाकी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो किसने बताया नाइट्रोजन को N से बना दो और नियॉन को Ne से बना दो, या फिर यही पैटर्न फॉलो करो, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर दो, हीलियम को He से रिप्रेजेंट कर दो, बेरिलियम और बोरोन में सिर्फ E का फर्क डाल दो। क्या यहाँ सिर्फ E और इन सब का ही फर्क होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आप कॉपर को देखते हो Cu, कार्बन C हो गया, क्लोरीन आपका Cl हो जाता है, क्रोमियम Cr हो जाता है, CO कोबाल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे आपका जो भी वस्तु है वो क्या है, वो आपके सी अक्षर से ही शुरू हो रही है, लेकिन आगे के जो लेटर्स हैं उनके लग जाने की वजह से यहाँ पे ये जो आपका पर्टिकुलर तत्व है इसका रिप्रेजेंटेशन ही पूरा चेंज हो गया है ना। तो बेसिकली पहले क्या होता था, पहले आपने अपने एलिमेंट्स को सिंबल से दर्शाते थे। मतलब यहाँ आपने सर्कल बना दिया, बन गया ऑक्सीजन, आपने सर्कल को शेड कर दिया, बन गया कार्बन। ठीक है, इसके बीच में आपने क्या कर दिया, 8 ऐसे ये टुकड़े लगा दिए और बीच में आपने G लिख दिया, बन गया आपका गोल्ड। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, ये एक तो बनाना बहुत फिजिबल नहीं है, ऊपर से बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करना है ना। तो अब इस चीज की बजाय आप क्या कीजिए, जो भी आपका तत्व का नाम है उसके शब्द के 1 या 2 अक्षर ले लीजिए और उससे अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कीजिए। ये किसने बताया था? जॉन जैकब बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा एक मिनरल एसिड हो जाता है? मिनरल एसिड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड, क्या ये मिनरल एसिड है? नहीं, ये नेचुरल एसिड है। ठीक है, ये हमें नेचर से मिल रहा है, तो मिनरल एसिड ये नहीं होगा। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस ये एक मिनरल एसिड है। हमें ये क्या मिल रहा है, ये जो क्या किसी हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है? नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका किसी भी
ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं मिल रहा है। ओके तो जो भी हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब जीवित चीजों से नहीं मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कह देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सभी क्या है आपके मिनरल एसिड्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जस्ट लाइक आयुर्वेदा डैश इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन तिब्बत, लेह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड चाइना, नेपाल एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, आयुर्वेद की तरह तिब्बत, लेह, उत्तर पूर्वी राज्यों और चीन, नेपाल व अन्य पड़ोसी देशों में प्रचलित एक पारंपरिक औषधीय प्रणाली है। कौन सी है? क्या वो यूनानी है? नहीं, यूनानी नाम से ही दिख रहा है यूनान से आई होगी। ठीक है, यूनान से आई है तो यूनानी तो नहीं हो सकता। सोआ रिगपा, यस, यही आपका वो है जो नेपाल, जैसे नेपाल, चाइना, यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे उधर के रीजन में जो मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं उसके माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट करना वो इसी के माध्यम से होता है, सोआ रिगपा के माध्यम से। जैसे इंडिया के अंदर आयुर्वेद बहुत प्रचलित है, साउथ में जाएंगे आपको सिद्धा बहुत प्रचलित मिलेगी। ठीक है, नेचुरोपैथी बहुत प्रचलित रहती है वहाँ। ठीक है, तो और अगर आप इधर फारस की तरफ जाते हो, पर्शिया की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे यूनानी बहुत फेमस मिलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही तिब्बत आदि में क्या मिलेगा आपका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोल रही हूँ, ये जो आपका तिब्बत वाला इलाका हो जाता है। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा ये अपना जम्मू कश्मीर में ये आपका लेह वाला जो इलाका हो जाता है, यहाँ पे आपको सोआ रिगपा बहुत ज्यादा प्रचलित मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ ऑक्सीजन, कितने ग्राम में बताना है, डैश ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 ग्राम ऑफ कार्बन ईच। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब अगर इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने कार्बन 1 ग्राम लिया तो ऑक्सीजन कितने ग्राम लिया होगा। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देख लेना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक, अच्छा ये हमेशा मास, हम यहाँ ग्राम्स में बात कर रहे हो तो मास की बात कर रहे होंगे ना, तो यहाँ कार्बन का मास क्या है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब 12 और 16 का आप रेशियो लीजिए। अच्छा यहाँ पे दोनों के एक एक ही एटम लिए हैं आपने, एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, 4 4 16। अब यहाँ पे अगर आपने कार्बन लिया 1 ग्राम तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 4/3 ग्राम लेना पड़ेगा, और 4/3 लगभग कितना हो जाएगा, 1.33 ग्राम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1.33 ग्राम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम डैश आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। बताइए इनमें से कौन से फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको चपटे कृमि कहा जाता है। तो देखिए फ्लैट मतलब चपटा, वर्म्स मतलब कृमि, तो जो चपटे से होते हैं उनको हम चपटा कृमि कहते हैं। दूसरी चीज प्लेटीहेल्मिन्थिस, कौन है भैया, प्लेटीहेल्मिन्थिस जो प्लेट जैसे होते हैं, जो एकदम फ्लैट होते हैं, वही तो प्लेटीहेल्मिन्थिस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके आंतों में पाया जाने वाला कीड़ा जिसका नाम है टेपमॉम, पतला सा होता है। ठीक है, पतला सा है, फीता कृमि बोलते हैं इसको, कि फीते जैसा दिखता है तो फीता कृमि हो गया। अच्छा दूसरा देखिए इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया जो होता है इसका डिवीजन पेपर में कई बार आ जाता है कि इसका जो डिवीजन है वो कैसे होता है, तो वो रीजनरेशन के माध्यम से, जैसे इसके 3 टुकड़े हो गए ना प्लैनेरिया के, तो ये क्या होगा अपना कट कटा के इसके अगर 3 टुकड़े हुए तो तीनों टुकड़े अपने आप में क्या बन जाएंगे, 3 नए प्लैनेरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजनरेशन का प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में काफी बार पेपर में पूछा जाता है ये। ठीक, अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन। हमारे शरीर के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है या स्किन है। तो देखिए ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम किसका है, लीवर का। लेकिन ये ग्लाइकोजन बना कैसे, देखिए आपके शरीर में जो भी ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड ग्लूकोज है। अब यहाँ ये जो ब्लड ग्लूकोज है इसके ऊपर इंसुलिन काम करेगा और इस ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा।
जैसे उसने इस ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, वैसे ही अब ये ग्लाइकोजन लीवर में और हमारी मसल्स में स्टोर होने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लीवर में ये स्टोर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज नाइट ग्लैंड। बताइए इनमें से किस ग्रंथि को रात्रि की ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो रात्रि की ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो नाइट ग्लैंड है वो कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड क्या है, रात्रि की ग्रंथि हो जाती है और ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी पीनियल ग्लैंड है। क्यों बोलते हैं इसको पीनियल ग्लैंड, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पाइन कोन, पाइन कोन जैसी ये दिखाई देती है। फिर इसके यहाँ पे देखिए ये पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, इसको शीर्ष ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। फिर यहाँ से नीचे देखिए दिस कम्स योर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है। ओके, तो सबसे ऊपर हमारे शरीर में यही ग्रंथि मिलती है, इसलिए हम इसको पीनियल ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, या शीर्ष ग्रंथि कह देते हैं। तो आंसर पीनियल ग्लैंड हो जाता है। ये हमारी जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी इसको जाना जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे आप लोगों को कल कहीं जाना है, ठीक है, जैसे मान लो कि संडे आ गया और आपने डिसाइड किया कि भाई कल सुबह सुबह जो है ना क्रिकेट खेलेंगे एकदम सुबह 5 बजे। ठीक है, आपने अलार्म लगाया कि सुबह 5 बजे क्रिकेट ग्राउंड में जाना है, तो 4:30 बजे तो उठ ही जाऊंगा। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, अब आप जब अलार्म लगा के सोए हो तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें पहले ही खुल रही हैं। क्यों खुल रही है, 3 बजे आपकी आंख खुल गई, अरे बज गए होंगे, 4:30 बज गए होंगे, जाना है मुझे, है ना। इसके अलावा आपका 4 बजे आंख खुल गई, तो ये क्यों हो रहा है, एक्चुअल में आपका पीनियल ग्लैंड यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि अरे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है ये। ऐसा होता है ना कि आप लोग सोए हैं 8 घंटे बाद, मतलब जो भी आपका एक नॉर्मल टाइम रहता है, तो उतने घंटे बाद ना आपकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। ठीक है, क्यों खुल रही हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। उसने कहा हाँ तुम्हारा सोने का टाइम पूरा हो गया है, चलो खड़े हो जाओ। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि पीनियल ग्लैंड का काम होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या कहते हैं, आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है आप लोगों से एटमिक क्लॉक ट्रांजिशंस डिपेंड ऑन द डैश। देखिए एटमिक क्लॉक में जो संक्रमण होता है, मतलब वहां पे जो चेंजेस आते हैं या ट्रांजिशंस होते हैं, वो किसके कारण होते हैं। देखिए एटमिक क्लॉक के अंदर सीजियम 133 आइसोटोप का इस्तेमाल होता है, जो कि आपका ग्रुप 1 का एक मेटल है। ठीक है, इसके अंदर जो भी देखिए ट्रांजिशन का मतलब है कि जो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करने में कितना टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ सीजियम मेटल इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे सीजियम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं आपकी एटमिक क्लॉक के ट्रांजिशंस। नेक्स्ट आ जाता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कहोगे मैडम डायबिटीज होता है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है आपके पास डायबिटीज भी 2 तरीके की होती है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडिस। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से कौन सा है डायबिटीज मेलाइटस और कौन सा है इसमें से डायबिटीज इंसिपिडस। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर आपका इंसुलिन की आपके शरीर के अंदर प्रोडक्शन ही ना हो पाए, ठीक है, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही ना हो पाए तो आपको क्या हो रहा है, आपको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, अगर आपका शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है। और अगर आपका शरीर में किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, किडनीज पानी को स्टोर करके नहीं रख पा रही हैं, वाटर और सॉल्ट का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी इंटेंस हो गया है, आपको बार बार यूरिनेशन हो रहा है, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ है, आपको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो हार्मोन गड़बड़ाता है ना, वो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इंसिपिडस जो है वो आपका किस चीज से, वाटर रिटेंशन, किडनी की एबिलिटी से रिलेटेड है। और जबकि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, देखो मेरे को कैसे याद रहता है, कंफ्यूजन इसमें बहुत है। इंसिपिडस का मतलब क्या है, इनेबल, ठीक है, इट इज नॉट एबल। तो इन हम नॉर्मली किस चीज के लिए लगाते हैं, जैसे कुछ चीज अगर विजिबल है तो उसको हम, कोई चीज अगर विजिबल नहीं है तो हम उसको इनविजिबल बोलते हैं। ऐसे इंसिपिडस मतलब अब वो बना ही नहीं पा रही है,
और मेलाइटस का मतलब क्या है? अब देखो, मैलिस वर्ड जो है उसका मतलब होता है बुरा, तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या है कि आपका इंसुलिन जो है ना वो गड़बड़ हो गया है। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है जिसमें इन आ रहा है शुरू में वो इंसुलिन से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, तो अब देख लो आप इनमें से कौन सा याद रख सकते हो तरीका। तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वहां पे आपका जो पेनक्रियाज है उनकी मैल फंक्शनिंग होने लगेगी और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ प्लांट्स डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। देखिए, प्लांट डिवीजन की बात करते हैं तो हम अपने प्लांट किंगडम को 5 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे देखो कि जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, इन सब का जड़ तना पत्ती कहाँ है आपको प्रॉपर इसमें दिखाई देता है, लेकिन थैलोफाइट्स के अंदर जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। दूसरी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप लोग कभी जब सब्जी लेने जाते हैं तो एक थैला लेके जाते हैं ना हम लोग, वो थैले के अंदर क्या नॉर्मली कोई पॉकेट्स होती है? नहीं, लेकिन जब आप अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो आपके पास एक बैग होता है, उस बैग के अंदर हर एक चीज का प्रॉपर एक कॉलम डिफाइन होता है कि यहाँ पे कार्ड्स रखेंगे आप, यहाँ पे आपके पेन्स रखे जाएंगे, यहाँ पे आपका नोटबुक्स होगा, यहाँ लैपटॉप की जगह है, यस और नो? तो ऐसे उसमें हर एक जगह का बाइफर्केशन है, ठीक है, बट थैलोफाइट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उस थैले के अंदर कुछ नहीं है तो बस वैसा ही थैलोफाइटा है, यहाँ पे जड़ तना पत्ती आप पता नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जाम्पल दूं, गांव में कभी गए हो कुएं के पास या नल के पास, वहां पे काई लगी हुई देखी होगी ग्रीन ग्रीन कलर की, आपको पता है वो एक पौधा है। कभी जड़ देखी है काई की? अच्छा, पत्ते देखे होंगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो एक थैलोफाइटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, और ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है हर एक शेल को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इस बात से आपको एक चीज और पता लगेगी कि जो भी हमारे एटम्स है 118 एटम्स, वो सभी 118 एटम्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 शेल्स का उपयोग करते हैं। अब 7 शेल कहां से कहां तक? के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड लास्ट इज क्यों? किसी स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेट एग्जाम इतना छोटा था कि शायद वो कभी पब्लिश नहीं हुआ बाकी सब एग्जाम्स में, लेकिन यस, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क्ड दिस कि मैडम ये कहाँ तक हम भरेंगे इसको, तो उसका मतलब कौन सा शेल पूछा गया था शायद किसी एग्जाम में कि कौन सा वो लास्ट शेल रहता है जिसको हम भरते हैं। तो सभी बच्चे अपना दिमाग लगा के कि भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, चौथे शेल में 32 और 32 के बाद फिर आ जाता है आपका 50, तो इतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो बच्चे मार्क करके आ गए किसको? के, एल, एम, एन, ओ को मार्क करके आ गए। ठीक है, बट इसका आंसर क्या आएगा? क्यू आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि हम अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो अपना नोबल गैसेस आ जाती है ना 18वें ग्रुप की, है ना? चलो फिर अब आगे चलते हैं अगला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग या डैश इज वन ऑफ द हार्मोन्स मेड बाय द थायराइड ग्लैंड बाय यूजिंग आयोडीन। आयोडीन की हेल्प से इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड हमारा बनाता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड की मदद से बनता है? कॉर्टिस्टैटिन बनता है, थ्रोम्बोक्सिन बनता है, थायरॉक्सिन बनता है या कॉर्टिसोल बनता है? भाई देखो बहुत ही इजी सवाल हो गया है। थायराइड ग्लैंड का खुद ही नाम आ रहा है इसके अंदर, थायरॉक्सिन्स। ठीक है, तो थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड के माध्यम से बनाया जाता है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों को जो क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म है आपके शरीर का वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉर्टिसोल जो रहता है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, थायरॉक्सिन आपका। ठीक है, इसके अलावा T3 और आपका कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन।
सेरोटोनिन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके बनाए जाते हैं थायराइड ग्रंथि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है आपका, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षीय हृदय इनमें से किस किस के पास होता है? पक्षियों के पास होता है, मतलब एव्स के पास है, मछलियों के पास है, रेप्टाइल्स के पास है, या एम्फीबियंस के पास है? अब आप कहोगे मैम पक्षियों के पास तो कंफर्म होता है, लेकिन एक रेप्टाइल भी है जिसके पास ऐसा होता है हार्ट। तो ध्यान रखिएगा, हमें एक जनरल क्लासिफिकेशन लेनी है, तो जनरल क्लासिफिकेशन में एव्स जो है पक्षी और मैमल्स, इन दोनों के पास क्या होगा, इन दोनों के पास आपका 4 कक्षीय हृदय होता है। दूसरी तरफ जो रेप्टाइल्स है इसमें से ओनली क्रोकोडाइल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, ओ सॉरी 4 चैम्बर्ड हार्ट। बाकी सबके पास क्या होगा, इन दोनों के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, मछलियों के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्स्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा हार्ट है इसी तरीके से पक्षियों के अंदर मिलेगा आपको, 2 आर्टरियम मिलते हैं, 2 वेंट्रिकल्स मिलते हैं, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट गेट मिक्स्ड, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट गेट मिक्स्ड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किस चीज की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, इनमें से किसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है? इजी सवाल, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है, स्पिनच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ग्रेप्स के अंदर आपको खट्टे अगर होंगे अंगूर तो उनके अंदर मिलेगा टार्टरिक एसिड, ठीक है, दही के अंदर कौन सा मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बिलोंग टू किंगडम डैश, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स बनते हैं, जिनके अंदर बीज बनते हैं, वो कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? एल्गे हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, या स्पर्मेटोफाइट्स हैं? तो एल्गे जो होते हैं थैलोफाइट्स हैं, इनमें कोई आपका सीड नहीं बनेगा, ब्रायोफाइट्स में नहीं बनेगा, टेरिडोफाइट्स में नहीं बनेगा, स्पर्मेटोफाइट्स में बनता है। स्पर्मेटोफाइट्स तो मैडम आपने क्लासिफिकेशन में बताया नहीं था, हाँ बेशक मैंने स्पर्मेटोफाइट नहीं बताया था, पर क्या मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करी थी? देख लो अभी हमने जो बात करी है क्वेश्चन में, और यहाँ पे स्पर्म स्पर्म वर्ड आ रहा है, स्पर्म का मतलब ही क्या है कि भाई बीज है। ओके देखिए जरा कहाँ गया क्वेश्चन, यस ये रहा, यहाँ पे देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात हुई थी ना इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये क्या है, दीज बोथ आर स्पर्मेटोफाइट्स, और ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, ये लोग क्या है, ये सभी आपके क्रिप्टोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स। ये स्पर्मेटोफाइट्स को आप स्पेनरोगैम्स भी कहते हैं, स्पेनरोगैम्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोफाइटा बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का एक आइसोटोप नहीं है? लिथियम है, ट्रिटियम है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, बताइए कौन सा इनमें से एक हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, क्या हो जाएगा कि मैडम ये तीनों के तीनों तो क्या है, हमारे आइसोटोप्स है। जैसे ट्रिटियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक। दूसरी तरफ प्रोटियम के पास क्या होगा, एक ही प्रोटॉन होगा और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इट इज न्यूट्रॉन लेस पार्टिकल, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या हो जाता है, ड्यूटेरियम आपके इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। लेकिन लिथियम क्या है, अपने आप में एक मेटल है जिसका एटॉमिक मास आपका 6 या 7 होगा और एटॉमिक नंबर 3 हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है, कौन सी दवा दी जाती है? रिफैम्पिसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन,
इथैम्ब्यूटोल या फिर पैराजिडामाइड? क्या आंसर कर दोगे कि भैया जब भी हमको क्या करना है, मलेरिया को ट्रीट करना है, पहली चीज मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, इसकी जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एनेफिलस मॉस्किटो, मादा मच्छरिया है। ठीक है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हो जाती है। और अगली चीज क्या हो जाएगी कि इसकी वजह से आपका कौन सा वो प्रभावित होगा, स्प्लीन प्रभावित होता है अंग। ओके, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है ये किससे, सिंकोना के पेड़ से, फ्रॉम सिंकोना बार्क। सिंकोना पेड़ की छाल से ये निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, तो ये देखिए आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ये वो हो जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इन प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय वे ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विच केमिकल कंपाउंड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है भाई, देखो ये जो आपका सवाल है, इस सवाल के अंदर आप लोगों से सिंपल सी चीज जो पूछी गई है वो क्या है कि जब भी आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप लोग किसको बना रहे हो, अपने ये ऑक्सीजन को बना रहे हो, कैसे, पोटेशियम क्लोरेट को तोड़कर, तो यहाँ पे क्या चीज है जो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आपको कैटलिस्ट को बताना है। अब ये हर एक कैटलिस्ट तो नॉर्मली हम लोग याद नहीं रखते हैं, बट कुछ एक चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो है आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, पहली चीज तो पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, तो KClO3 होता है, KClO3। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इसका हमको डिकम्पोजिशन करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है बच्चे, डिकम्पोजिशन करना है। तो इसके लिए हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का एक सेकेंड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्यों आएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड आना चाहिए, हाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है ना, तो MnO2 जो होगा इसका उपयोग करेंगे, और MnO2 का उपयोग करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये KCl और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बच्चे आपका बेसिकली एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अब आपका अगला क्वेश्चन, बताइए जरा इसका आंसर। इनमें से कौन सा एक गन पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, चाकोल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फर है और पोटेशियम नाइट्रेट है। भाई देखो आपको गन पाउडर मतलब बारूद की बात करनी है। व्हाट इज गन पाउडर, गन पाउडर इज बेसिकली बारूद। ठीक है, तो बारूद जो है, बारूद के लिए आपको एक क्या चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, फ्यूल इज बेसिकली चारकोल। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, कि इग्नाइटर चाहिए। इग्नाइटर क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, शोरा बोला जाता है जिसको, भारतीय शोरा या इंडियन शोरा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि सल्फर जो है गंधक है ये। ठीक, तो इसका मतलब ये तीनों ही चीजें आपके गन पाउडर को बनाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है आप लोगों से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब ये सवाल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि कल ही मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस बताई है कौन कौन सी है, याद है आपको, डायग्राम दिखाया था एक प्रॉपर। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, यस है। क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, यस है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नो नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर, यस दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन बिकम्स द करेक्ट आंसर। अच्छा एक और चीज कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है काम क्या करती है, जल्दी से बताइए।
तो आप क्या कहोगे कि मैम ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा, मतलब ये हमारे अर्थ के ब्लैंकेट की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये इतना बढ़ाती है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को। कैसे बढ़ा रही है? जो भी लाइट रेज आपकी आ रही है सन से, उनकी शॉर्ट वेव्स को अर्थ हमारी अब्सॉर्ब कर लेती है, फिर उसको वो कन्वर्ट करती है लॉन्ग वेव्स में, रिलीज करती है। लॉन्ग वेव्स को ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ये जो हमारा अर्थ है, ये वार्म रहता है। लेकिन जब ये मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे अर्थ के ऊपर क्या हो जाता है, वार्मिंग होने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन इज। कार्बन जो एलिमेंट है उसका सॉलिड या ठोस रूप कौन सा है? लाइमस्टोन है, डायमंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है? भैया देखो, मीथेन का फॉर्मूला CH4 जो कि एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि एक गैस है, डायमंड, डायमंड क्या हो जाएगा आपका? ये भाई कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो सिर्फ और सिर्फ खाली निकालिस कार्बन से बना हुआ है, ओके। और लाइमस्टोन या चूना पत्थर CaCO3 है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक ठोस ही पदार्थ या पाउडर्ड फॉर्म में हम लोगों को अक्सर ये मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या कार्बन अकेला है? नहीं। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा डायमंड, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, व्हाट वाज द फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय पियर क्यूरी एंड मैरी क्यूरी? ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मतलब कल हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी को भी रिवीजन करके जाना है ना पेपर के लिए, तो थोड़ा सा इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। बैक्यूरेल क्या होता है, मतलब बैक्यूरेल ने क्या काम किया था, ओके। रदरफोर्ड यूनिट क्या है, ओके। ये सब चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग SLV क्लासेस।